हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए कक्षाएं हैं। बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना का इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले बैक्टीरियल सेल का फिगर बना करके कुछ ऑर्गेनेल्स की व्याख्या की गई थी। आज हम जिन ऑर्गेनेल्स की व्याख्या करने वाले हैं उसमें पहला है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे आप कोशिका झिल्ली कह सकते हैं। तो जीवाणु में जो कोशिका झिल्ली होती है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा कि जीवाणु की कोशिका की जो झिल्ली होती है वो कितने लेयर की बनी होती है। तो इसका जवाब होगा कि ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। और दूसरा चीज़ ये पूछा जा सकता है कि जीवाणु की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल की झिल्ली बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, ठीक उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर भी लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर झिल्ली से ये 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि ये कितने लेयर की होती है। तो 3 लेयर की होती है। किन चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इसके बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आता है बैक्टीरिया में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मीसोसोम जो टर्म दिया था, जो शब्द दिया था, ये एफ जेम्स या पूरा नाम फिट्ज जेम्स नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले मीसोसोम की खोज की थी। मीसोसोम होते क्या चीज़ हैं? जो बैक्टीरिया के अंदर की, यहाँ पर सेलवाल के अंदर की जो झिल्ली होती है, यही झिल्ली इनफोल्ड होकर के इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है। उस दिन आपने संरचना में देखा होगा, जब बैक्टीरियल संरचना बनाई गई थी, तो इसी झिल्ली को हम कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम ये यहाँ पर इसके मैट्रिक्स में, या आप बोल लीजिए कि साइटोप्लाज्म में डूबी हुई संरचना होती है, जो कि इसके सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से या अंतर्वलन से बनने वाली संरचना है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि मीसोसोम क्या है। तो इसका जवाब होगा कि कोशिका की जो झिल्ली होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम टर्म किसने दिया था? तो एफ जेम्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसका कार्य क्या है, वर्क क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। पहला चीज़ है कि सेप्टम फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिशन। जब जीवाणुओं में बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन का मतलब कि जब जीवाणु की कोशिका इस तरीके से 2 कोशिकाओं में बंटती है, तो यहाँ बीच में जो पट का निर्माण होता है, सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। इस सेप्टम के फॉर्मेशन में भी मीसोसोम भूमिका निभाता है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप फंस जाएं अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता है कि मीसोसोम में रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के होमोलॉगस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स के अलावा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बाइनरी फिशन के दौरान सेप्टम फॉर्मेशन का भी है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज़, इसका एक और कार्य डीएनए रेप्लिकेशन में भी है, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 3 कार्य आप याद रखिएगा मीसोसोम का। जो तीसरा है स्टोर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। यहाँ पर रिस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, श्वसन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसलिए मीसोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष माना जाता है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल में कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है, कौन सी ऐसी संरचना है जो कि यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के समान वर्क करती है, तो इसका जवाब होगा मीसोसोम। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो मीसोसोम के 3 महत्वपूर्ण कार्य आप याद रखेंगे। पहला है सेप्टम फॉर्मेशन ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, और दूसरा इसका वर्क है डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम का सिंथेसिस करना, और तीसरा वर्क है रिस्पिरेटरी एंजाइम्स को कंटेन करना। इसके बाद अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर जो मैट्रिक्स भरा होता है, जो पूरा द्रव्य भरा होता है, उसी को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जैसा कि हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म और बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ डिफरेंस होता है, जिसको हमें यहाँ पर देखना है। तो पहला डिफरेंस है कि इसके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, मतलब ऐसे अंग नहीं पाए जाते हैं इसके साइटोप्लाज्म में जिनके ऊपर झिल्ली हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या हरित लवक हो गया, या गाल्जी बॉडी हो गया। तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब इनमें एब्सेंट होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इनमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। केवल यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के रूप में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। बैक्टीरियल सेल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल में कौन सा राइबोसोम होगा, तो केवल 70S टाइप का होता है। इसमें 80S टाइप का राइबोसोम एब्सेंट होता है। 70S टाइप का राइबोसोम आप जानते हैं कि ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। बड़ी यूनिट 50S की होती है और छोटी यूनिट 30S की होती है। तो यहाँ पर 50 और 30 जोड़कर 80 मत करिएगा। ये आपको जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर स्वीडबर्ग यूनिट होती है, उसके बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पर 50S और 30S कैसे आता है। यहाँ पर अभी आप ये जानेंगे कि 70S राइबोसोम की जो 2 यूनिट होती हैं, उसमें लार्ज यूनिट 50S की होती है और स्मॉल यूनिट जो होती है वो 30S की होती है। इसके साइटोप्लाज्म में स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के रूप में या स्टोरेज कण के रूप में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं। पहला है ग्लाइकोजन और दूसरा है वॉल्यूटिन कण। यहाँ पर जो ग्लाइकोजन कण होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, जबकि जो वॉल्यूटिन कण होते हैं इन्हें मेटाक्रोमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मेटाक्रोमिक पार्टिकल्स किसका नाम है, तो इसके स्टोरेज मटेरियल के रूप में जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उसी को मेटाक्रोमेटिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है आरएनए स्टोरेज है, और जो वॉल्यूटिन पार्टिकल्स होते हैं ये आरएनए के बने भी होते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि वॉल्यूटिन कण किस चीज़ के बने होते हैं, तो इसका जवाब होगा ये आरएनए के बने होते और आरएनए का स्टोरेज भी करते हैं। इसके बाद बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन में से कोई एक मौजूद होता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सेल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्या पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा वहाँ पर ट्रू क्लोरोफिल नहीं होता है। जो वास्तविक क्लोरोफिल यूकैरियोट सेल में पाया जाता है वो यहाँ पर नहीं होता है। उसके स्थान पर यहाँ पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो विरिडिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल के समान ही कार्य करता है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है इसके मैट्रिक्स में वो है न्यूक्लियाइड, जिसे हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, मतलब जिसे बोल सकते हैं स्यूडो न्यूक्लियस बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यहाँ पर जो केंद्रक होता है बैक्टीरियल सेल में इस तरीके से क्रोमेटिन मटेरियल
ओपन ही पड़ा होता है। इसके ऊपर एक झिल्ली नाम की कोई संरचना नहीं होती है कि इसे हम न्यूक्लियस का नाम दे सकें, इसलिए हम इसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं। अगर ये झिल्ली युक्त संरचना होती, इसके अंदर बाकी भी न्यूक्लियस के ऑर्गन्स उपस्थित होते, तो हम इसे ट्रू न्यूक्लियस बोलते। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए इसे जीनोफोर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक और नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसे कहते हैं, या इसी को फाइब्रिलर न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो 3 और नाम इसके आप जान लीजिए, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फाइब्रिलर न्यूक्लियस। हाँ, इसके बाद अगला है न्यूक्लियोलस आल्सो एब्सेंट। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपने यूकैरियोट का केंद्रक पढ़ा होगा, वहाँ पर इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका भी यहाँ पर एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस यहाँ पर एब्सेंट होती है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि न्यूक्लियाइड इन्हें कहा जाता है, न्यूक्लियस का अभाव होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है, ये स्यूडो क्रोमोसोम होता है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता है। क्योंकि जो ट्रू क्रोमोसोम होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो यहाँ पर क्रोमोसोम होता है, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का गुणसूत्र होता है या क्रोमेटिन पदार्थ होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, केवल डीएनए होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। और इस डीएनए में जो एडेनिन और थायमिन की मात्रा होती है ये ज़्यादा होती है, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा कम होती है। आपने पढ़ा है कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। जो यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन और एडेनिन और थायमिन की मात्रा है, नॉर्मल सेल में इक्वल होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, ये एडेनिन थायमिन रिच होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें एडेनिन थायमिन और ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा में क्या रिलेशन है, ऑप्शन करके आपको देगा। तो यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि ये एडेनिन थायमिन रिच होता है, ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा यहाँ पर कम होती है। इसके बाद अब हमारा एक और अगला इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है? यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरियल सेल में ये तो हमारा हो गया मेन क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अलावा भी कुछ जीवाणुओं में ऐसे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह ही कार्य करता है। यही जो एक्स्ट्रा मटेरियल डीएनए का प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो वही यहाँ पर लिखा गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो प्लाज्मिड होता है इसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, मतलब इस गुणसूत्र के अतिरिक्त ये डीएनए पाया जाता है। इसकी खोज लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 में किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्लाज्मिड की खोज किसने किया था, तो लीडरबर्ग नामक साइंटिस्ट ने 1952 ईस्वी में किया था। इस प्लाज्मिड में लगभग 100 जीन मौजूद हो सकते हैं। जो कि छोटा सा ये स्ट्रक्चर होता है तो इसमें लगभग 100 जीन्स में भी प्रेजेंट है। और 9 टाइप्स के प्लाज्मिड अभी तक आइडेंटिफाइड किए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुकों में 3 टाइप के ही प्लाज्मिड का उल्लेख किया गया है। पहला है एफ प्लाज्मिड, दूसरा है आर प्लाज्मिड या इसी को आर फैक्टर कहते हैं, और तीसरा है कोल प्लाज्मिड या सी प्लाज्मिड बोल सकते हैं आप। तो 3 टाइप के प्लाज्मिड हमारी एनसीईआरटी की बुकों में मेंशन किया गया है।
पहला है एफ प्लाज्मिड क्या होता है। देखिए, जिन सेल में एफ प्लाज्मिड मौजूद होगा उसे कहेंगे हम यहाँ पर, देखिए जैसे ये तो हमारा मेन डीएनए हो गया, इसके अलावा इसमें एफ फैक्टर मौजूद है और ये दूसरी सेल है जिसमें एफ फैक्टर नहीं मौजूद है। तो जिस सेल में यहाँ पर प्लाज्मिड पाया जा रहा है, एफ प्लाज्मिड पाया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एफ प्लस सेल, और जिसमें एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है उसे हम कहते हैं एफ माइनस सेल। तो एफ प्लस सेल को हम डोनर सेल कहते हैं या दाता कोशिका कहते हैं, और जो एफ माइनस सेल होती है उसे हम रिसिपिएंट सेल कहते हैं या ग्राही कोशिका कहते हैं। यहाँ पर डोनर सेल को हम मेल की तरह इंडिकेट करते हैं और रिसिपिएंट सेल को हम फीमेल की तरह यूज करते हैं। इसके बाद दोनों में जब कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होता है, तो इसका जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो इसमें आ जाता है और दोनों कोशिकाएं बाद में एफ प्लस हो जाती हैं जो नई बनती हैं। तो ये आप जीवाणुओं के जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि जिन कोशिकाओं में एफ फैक्टर मौजूद होता है उन्हें डोनर सेल कहते हैं, जिनमें एफ फैक्टर एब्सेंट होता है उन्हें रिसिपिएंट सेल कहते हैं। और ये एफ प्लाज्मिड जो हैं इनका जो कार्य है ये है पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन, मतलब संयुग्मन में भाग लेना। ये कॉन्जुगेशन का कार्य करते हैं, संयुग्मन का कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्लाज्मिड है वो है आर प्लाज्मिड। आर का मतलब यहाँ पर होता है रेसिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी। जिन जीवाणुओं में ये आर फैक्टर मौजूद होता है वो कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, रेसिस्टेंट होती हैं, अर्थात उन दवाओं का उन जीवाणुओं पर कोई असर नहीं पड़ता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आर फैक्टर है ये जीवाणुओं को सुरक्षा देता है एंटीबायोटिक दवाओं से। तो यहाँ पर लिखा भी है दे इम्पार्ट ड्रग रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जीवाणुओं में ड्रग रेसिस्टेंट प्रदान करती हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा प्लाज्मिड है वो कोल प्लाज्मिड है। ये ऐसा प्लाज्मिड होता है जिस पर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जो ऐसे सेक्रीशन करते हैं, ऐसे एंजाइम्स का सेक्रीशन करते हैं जो कि अदर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए कैपेबल हो जाता है। जिस बैक्टीरिया में कोल फैक्टर होगा या कोल प्लाज्मिड होगा वो ऐसे एंजाइम का सेक्रीशन करता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को हार्म पहुंचाता है, उसे किल करने का कार्य करता है। तो इसे कहते हैं कोल प्लाज्मिड। तो ये 3 टाइप का प्लाज्मिड आपने पढ़ा। एफ प्लाज्मिड जो कि कॉन्जुगेशन में भाग लेता है, आर प्लाज्मिड जो कि रेसिस्टेंट होता है, दवाओं के प्रतिरोधी हो जाता है, और कोल प्लाज्मिड जो कि अदर बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला टर्म है उसे हम कहते हैं इपीसोम। इपीसोम क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जो एफ फैक्टर आपने पढ़ा है या एफ प्लाज्मिड आपने पढ़ा है, अगर यही एफ प्लाज्मिड मेन डीएनए से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, तो इसी मेन डीएनए से जुड़े हुए स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे एपिसोम। जब तक ये नहीं जुड़ा था तब तक तो हम इसे एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड बोलते थे, लेकिन जब यही एफ प्लाज्मिड मेन डीएनए से जुड़ जाता है तो इसी को हम एक नाम दे देते हैं और वो नाम है एपिसोम। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन एफ फैक्टर इज अटैच्ड फ्रॉम मेन डीएनए देन नोन एज एपिसोम। यहाँ पर जो एपिसोम होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जेनेटिक न्यूक्लियर मटेरियल होता है। यहाँ पर देखिए, ये तो जेनेटिक मटेरियल पहले से था ही, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है वो एपिसोम के रूप में मौजूद है। यहाँ पर जो एपिसोम टर्म था वो जैकब और वोल्फमैन नामक साइंटिस्ट ने 1958 में दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, साइंटिस्ट पूछे जा सकते हैं कि एपिसोम की खोज किसने किया या एपिसोम टर्म किसने दिया। तो जैकब और वोल्फमैन ने 1958 में दिया था। यहाँ पर देखिए, जिन सेल में एपिसोम पाया जाता है उस कोशिका को HFR सेल कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल।
मतलब ऐसी सेल जिनमें उच्च रिकॉम्बिनेशन की क्षमता पाई जाती है। तो जिनमें ये एपिसोम होगा वो सेल HFR हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एपिसोम और F फैक्टर या F प्लाज्मिड, तो एपिसोम और F प्लाज्मिड में थोड़ा सा एपिसोम और F फैक्टर दोनों में एक चीज़ समझ लेते हैं कि जितने भी एपिसोम होंगे वो सभी F फैक्टर होते हैं, लेकिन सभी F फैक्टर एपिसोम हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितने भी F फैक्टर हैं वो सभी एपिसोम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एपिसोम F फैक्टर जरूर होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ करके हमारा बैक्टीरिया समाप्त हो जाएगा। तो बैक्टीरिया और वायरस फंजाई 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। आसान से चैप्टर हैं, कुछ ही चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इस पॉइंट से बन सकता था बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर से, सबको हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसी फालतू बातें नहीं लिखी गई हैं जो आपके लिए ज़रूरी ना हो, क्योंकि समय बहुत कम है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर की शुरुआत में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। तो बहुत ज़्यादा बुकों में या बहुत ज़्यादा मटेरियल के लिए आप ना उलझें, बहुत ही बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि लोगों को ये महत्वपूर्ण लेक्चर्स उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।